आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और सभी इंतजार कर रहे हैं कल सुबह का, जब फाइनली बैटल ऑफ बंगाल का और बाकी राज्यों का नतीजा जो है वो आउट होगा। एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट साबित होंगे और कौन जीत की बाजी अपने नाम करने जा रहा है, 16 घंटे बाद फैसला आने लगेगा। लेकिन उससे पहले सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी 180 से ज्यादा सीटें जीतने का दम भर रही है, तो टीएमसी का भी कहना है कि वो तो डबल सेंचुरी लगाकर एक बार जीत का चौका लगाने जा रही है। तो बीजेपी कह रही है कि दशकों पुराना जो उसका सपना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, वो पूरा करने जा रही है। अब सवाल यह है कि किसके दावों में कितनी सच्चाई है, उसके लिए तो अभी हमें 16 घंटे का इंतजार करना होगा कि बैटल ऑफ बंगाल का सिकंदर कौन बनना जा रहा है। क्या बीजेपी वाकई में पहली बार बंगाल में सरकार बनाने में सफल होगी, या टीएमसी के गढ़ में बीजेपी ने वाकई में सेंध लगा दी है। क्या बीजेपी टीएमसी का इस बार वाकई में ऐसा सुपड़ा साफ करेगी कि दीदी जो बंगाली मानुष, वहां की डेमोग्राफी, वहां की 85 सीट जो एक तरफा दीदी के फेवर में जाती हैं, तमाम फैक्टर्स दीदी के अगेंस्ट हो जाएंगे। एंटी इनकम्बेंसी और हिंदुत्व कुछ ऐसा एक वेव लेकर आएगा कि बीजेपी को वाकई में 180 पार पहुंचा देगा। चलिए 180 पार भी नहीं, अगर हम बात करें परिवर्तन की, बदलाव की, तो क्या बीजेपी के लिए बदलाव मुमकिन है? 77 से 148 का फासला पूरा करना है। दावे आप 180 के करें या 200 के करें, वो हर नेता का अपना प्रेरोगेटिव होता है और जाहिर सी बात है अपने समर्थकों में एक मोमेंटम बनाए रखने के लिए और एक तरह से मोटिवेट रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन मैजिक नंबर 148 में से अगर आपको इस मैजिक नंबर तक पहुंचना है, 77 सीटें हैं, तो आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो सीटें जहां पर बीजेपी के लिए कमल खिलाना आसान है। और क्या वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए ये ऐसी सीटें हैं जो उसके लिए एक लो लाइन फ्रूट जिसे आप कहते हैं ना, कि भाई ये आसानी से जीती जा सकती हैं, और इसके फैक्टर्स क्या हैं वो हम आपके पास सामने रखेंगे। और अभी हम अपने एक्सपर्ट से भी समझेंगे कि मौजूदा स्थितियां क्या कुछ कह रही हैं। क्या वाकई में इन सीटों पर कैंडिडेट जो बीजेपी ने दिए हैं, टीएमसी ने जो दिए हैं, वहां पर ग्राउंड जीरो पर जो फैक्टर्स हैं, क्या वाकई में इतना फेवर कर रहे हैं कि जो तमाम फैक्टर्स हैं वो बीजेपी के हक में जाएंगे। अब मैं आपको एक एक करके सीट पढ़ती जाती हूं, फिर एक एक करके हम इस पे एनालिसिस भी करेंगे। सबसे पहले नकाशीपारा, अशोकनगर, नेहाटी, कमरहाटी, बारासात, ये 5 सीटें हम लेके चलते हैं। नकाशीपारा की बात करें तो 2021 में टीएमसी के पास यहां पे 50% सीटें थी, 50% वोट शेयर था। बीजेपी के पास 39.86% वोट शेयर था। 2024 के अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो वोट शेयर का जो लीड कन्वर्ट हम करते हैं वो क्या हो जाता है, टीएमसी का 44.04% रह जाता है, यानी कि 50 से घट जाता है। बीजेपी का 39.86 से 41.07 हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। ठीक है, अब अगला फैक्टर लेकर आइए कि जो अंतर है यहां पर दोनों का जो इंक्रीज हुआ है परसेंटेज वोट शेयर का, तो बीजेपी के लिए प्लस में गया है, प्लस 1.21%, और टीएमसी का बीजेपी से ज्यादा है, नो डिनाइल टू दैट, और इसीलिए वो सीट अभी भी टीएमसी के खाते में 2021 में। लेकिन यहां पर 2024 आते आते बीजेपी ने अपने लिए ग्रोथ, अपवर्ड ट्रेंड, यानी कि यहां पर पॉजिटिविटी दर्ज की है। अब आप एक और फैक्टर देख लीजिए, एसआईआर में जो नाम कटे हैं इस नकाशीपारा सीट पर वो हैं 29,485, और 2021 में जीत हार का जो मार्जिन है 21,271। तो आप 1+1 करेंगे 2, आप देखिए कि भाई पॉजिटिव ट्रेंड देखा इस पर्टिकुलर विधानसभा सीट पर 2024 में। टीएमसी के लिए नेगेटिव ट्रेंड देखा, यानी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं तो पीपिन कर ही गई थी, और एसआईआर में जो नाम कटे और हार जीत का जो अंतर था वो कमोबेश काफी क्लोज था। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो बीजेपी को नकाशीपारा सीट के लिए बुलिश कर रही हैं। अब इसी तरह से आप दूसरी सीट अशोकनगर की है, यहां पर भी आप देखिए टीएमसी बीजेपी के वोट परसेंटेज में अंतर है, इसीलिए सीट जो है वो टीएमसी के पास है। लेकिन इस अंतर को बीजेपी ने 2024 के लोकसभा में काफी हद तक पाटने की कोशिश की, 38%, यहां पर 32 से 38, तो लगभग 6% का गेन यहां पर बीजेपी ने कर लिया। टीएमसी अभी भी आगे है और ठीक ठाक आगे है, लेकिन आप देखिए कि उसके लिए यहां पर गेन जो था वो मुश्किल 1% का था। तो यहां पर बीजेपी ने गेन किया 6% का, टीएमसी ने 1% का। सीट टीएमसी के खाते में गई 2021 में, लेकिन अब क्योंकि क्लोज फाइट की सीट थी, बीजेपी ने अच्छा कवर अब 2024 में गेन भी किया टीएमसी के मुकाबले। तो जो एसआईआर में नाम कटे हैं 27,749 और जीत हार का मार्जिन था 30,532। तो बीजेपी ने भी ऐसी कई सीटें जो है वो जीरो इन की हैं जो लो लाइन फ्रूट है, यहां पे हार जीत का मार्जिन 10,000 हो, या फिर एसआईआर में नाम जो कटे हो और जीत हार का मार्जिन हो जो लगभग बराबर हो, या फिर ऐसी सीटें जहां पर कुछ अचानक से इस तरह के फैक्टर्स जो हैं वो ज्यादा हावी हो गए हों, जो अर्बन एरिया की सीटें थी, जिसमें आरजीकर की बात करें, महिला सुरक्षा की, और यूथ वोट बैंक को किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की बात करके, एंटी इनकम्बेंसी की बात करके बीजेपी ने फैक्टर इन करने की कोशिश की, और हिंदुत्व का फैक्टर जो है कुछ रेंज में जो बॉर्डर से लगे हुए एरियाज थे उन पर किस तरह से काम करने की कोशिश की है, उसका भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन जरा देखिए नेहाटी की सीट की बात करें तो अभी हमने नकाशीपारा, अशोकनगर, नेहाटी में भी देखिए कि यहां पर टीएमसी के पास सीधा लगभग
12% आगे है ये बीजेपी से वोट शेयर में 2021 में, और 2024 में बीजेपी यहां पे बहुत बड़ा गेन नहीं करती है, 0.67% का गेन करती है, लेकिन टीएमसी का लॉस जो है वो -1.45% है। तो टीएमसी को लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो दिख रहा है। ठीक है, जीत हार का मार्जिन इतना ज्यादा था कि वो वोट शेयर बदलते बदलते वक्त लगेगा, लेकिन अब एसआईआर में जो नाम कटे हैं 28,526 और जीत हार का मार्जिन है 18,855। तो इसी तरह से अब अगली सीट कमरहाटी की बात कर लें, 51.17% टीएमसी का वोट बैंक, बीजेपी बिल्कुल आधे पे खड़ी हुई है 26.64% के पास, लेकिन बीजेपी गेन करती है 30% पर पहुंचती है 2024 के लोकसभा चुनावों में, जो उस लीड को अगर कन्वर्ट करें तो। लेकिन यहां पर सीधे सीधे लगभग यहां पर आप देखिए 43.54, तो 7.63% का डाउनफॉल जो है ये टीएमसी के लिए नोट डाउन होता है। तो टीएमसी डाउन ट्रेंड पे है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी, लोगों की नाराजगी टीएमसी से आने लगी है। बीजेपी को भर भर के उसने नहीं अपनाया, लेकिन अपनाना शुरू कर दिया है। तो ये मोमेंटम 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखने लग गया था, जब उसकी सीटों की लीड को कन्वर्ट किया गया। अब एसआईआर में नाम कटे 34,000 और हार जीत का मार्जिन था लगभग 35,000। तो इसीलिए बीजेपी के लिए ये जो तमाम सीटें हैं, जो हम आपको अगले 1 घंटे में 53 सीटें दिखाने वाले हैं, और वही 53 सीटें बीजेपी के लिए वाकई में मैजिक फिगर जो है 148 तक पहुंचने का बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली हैं। ऐसे ही बारासात की सीट है, 46.27% टीएमसी के पास था वोट शेयर, 2021 में 35% लगभग बीजेपी के पास था। और फिर बीजेपी देखिए वहां पे किस तरह से कवर अप करती है, 43.41% रह जाता है, -3 का यहां पर परसेंटेज जो है वो टीएमसी का होता है। लेकिन बीजेपी के लिए जो इधर उधर छितरा था ना वोट, यानी कि लेफ्ट के पास गया हो, कांग्रेस के पास गया हो, निर्दलीय के पास गया हो, तो वो सब कुछ बीजेपी के खाते में लीड में जाता हुआ नजर आता है। हालांकि वो लोकसभा चुनावों की लीड थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 42.04, तो यहां पर 12 सीट पर दोनों का बराबर बराबर लगभग वोट शेयर आ जाता है। लेकिन टीएमसी के लिए डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहता है। यहां पे 6% का लगभग बीजेपी गेन करती है, टीएमसी लगभग 3% का यहां पे डाउनफॉल रजिस्टर करती है। एसआईआर में नाम कड़े 29,292 और 23,783 हार जीत का मार्जिन था। तो जरा एसआईआर का फैक्टर देख लीजिए, बीजेपी के लिए अपवर्ड ट्रेंड और टीएमसी के लिए एक नेगेटिव सेंटिमेंट ज्यादा है जो परसेंटेज है, लेकिन फिर भी अपवर्ड और नेगेटिव सेंटिमेंट की बात करें तो वो सीपिन जिसे कहते हैं वो करना शुरू कर दिया था। तो 2024 से 2026 2 साल के अंदर अंदर बीजेपी ने क्या उस नेगेटिव सेंटिमेंट पे इतनी मेहनत कर ली है, और जो एसआईआर में नाम कटे हैं, हारजीत का जो मार्जिन है, वो ऐसा भी नहीं मान सकते ना कि सारे के सारे भाई बीजेपी के खाते में ही जाने वाले हैं। तो इन तमाम फैक्टर्स पर हम चर्चा यहां करेंगे। तुषार गुप्ता हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त जुड़ चुके हैं, सज्जन कुमार जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। तुषार जी, ये एनालिसिस आप लगातार कर रहे हैं 53 सीटों का, जो बीजेपी के लिए जिसे कहते हैं गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, लो लाइंग फ्रूट आप इन्हें कह रहे हैं, जो 148 के मैजिक फिगर तक पहुंचने में मदद करेंगी। हम देख रहे हैं कि ठीक है, बीजेपी के लिए अभी मैंने 5 सीट ली है, नकाशीपारा, अशोकनगर, निहाटी, कमरहाटी और बारासात। अपवर्ड ट्रेंड है यहां पर, एसआईआर के नाम कटे और जीत हार का मार्जिन भी फेवर में जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में इन सीटों पर सेंटिमेंट इतना दीदी के अगेंस्ट चला जाएगा कि ये बीजेपी के खाते में आसानी से आती हुई आपको दिख रही है? देखिए, जब वेस्ट बंगाल की हम बात करते हैं, यहाँ कहानी हो जाती है 2 मेजोरिटीज की। आमतौर पे हम बाकी स्टेट्स में कहते हैं देखिए माइनॉरिटी वोट कहाँ स्विंग करेगा, इस वर्ग का वोट कहाँ स्विंग करेगा। बंगाल में अरिथमेटिक बहुत साफ है। मुसलमान वोट लॉक स्टॉक बैरल दीदी के साथ, हिंदू वोट बटा हुआ पर मेजोरिटी जाएगा भाजपा के साथ। अब इन सीटों पर मुस्लिम कंसोलिडेशन होना तय है। जितनी भी यहाँ पॉपुलेशन है कम ही है, बट 30% से कम वाली सीटें हैं ये, यहाँ पर कंसोलिडेशन उनका होना तय है। तो टीएमसी का वो वोट शेयर रहेगा, शायद इसी वजह से टीएमसी उनको पहले जीत भी रही थी। पर अब बीजेपी का कंसोलिडेशन होना ऑलमोस्ट एक मतलब 100% पॉसिबिलिटी की तरफ जाता दिख रहा है। अब नकाशीपारा की तरफ देखिए, जो 2021 का विन मार्जिन था वो अब खत्म हो चुका है। अशोकनगर में भी वही कहानी है, निहाटा में भी वही कहानी है, कमरहाटी में भी वही कहानी है। तो ये जो 53 सीट्स हैं, इसमें से 11 तो बीजेपी 2021 में जीती थी, बाकी 40 पर बीजेपी को अब इनरोड्स बनानी होगी। और मैं आपको बताता हूं मामला कितना तकरीबन है। अगर इन सीटों पर एवरेज का 2 परसेंटेज पॉइंट का भी स्विंग टीएमसी के अगेंस्ट होता है और बीजेपी के फेवर में जाता है, तो ये 28 सीटें बीजेपी जीत जाएगी और मेजॉरिटी मार्क के पास आने में बहुत सहायता करेगी। ठीक है, लेकिन तुषार, हम लोग ये क्यों मान लें कि भाई ये सारी की सारी जो एसआईआर में नाम कटे हैं ये उन लोगों के हैं जो टीएमसी को वोट देते थे? भाई बीजेपी के वोटर भी तो कट सकते हैं। मैंने एक एनालिसिस किया था कि सीटों पर अगर आप एसआई डिलीशंस को, हर असेंबली सीट के एसआई डिलीशंस को अगर आप 2021 के रिजल्ट्स में मैप करें तो क्या होगा। मैं मान के चलता हूं कि 7 में से 10 वोटर जो थे, 10 में से 7 वोटर जो थे टीएमसी के थे, ठीक है। फिर भी
बीजेपी बहुत सारी सीटें जीतना शुरू कर देती है, तकरीबन 40 सीटें जीतना शुरू कर देती है। तो अगर आप एसआर डिलीशंस को 21 पे भी मैप करना चाहे, आप 70% ले लीजिए, आप 100% मत लीजिए। बिल्कुल आपका सही सवाल है। 70-60% भी लीजिए, तब भी भाजपा को ही फेवरेबल ये पूरा ट्रेंड दिखाता है। ठीक है, चलिए इन 5 सीटों की बात क्विकली हम सज्जन जी आपसे करें। नकाशीपारा, अशोकनगर, नेहाटी, कमारहाटी, बारासात, ये सीटें कह रहे हैं तुषार गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, लो लाइंग फ्रूट हैं बीजेपी के लिए। आपको भी लगता है, आप ग्राउंड पर मौजूद थे, क्या वाकई में वहां सेंटिमेंट कम से कम इन सीटों के जिन्होंने मैंने नाम लिए हैं, वहां पर कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे मजबूत कैंडिडेट उतरे जो ये सीटें बीजेपी की तरफ आसानी से दिलवा सकते हैं? देखिए, ये जो 5 सीटें हैं, एक नकाशीपारा तो नदिया डिस्ट्रिक्ट की है, बाकी 4 जो आपने कहा वो नॉर्थ 24 परगना में आती है। और इस तरफ आप देखिए कि बॉर्डर एरिया है, तो निश्चित तौर पे हिंदू मुस्लिम वाली सेंटिमेंट वो स्ट्रॉन्ग है। तो एक लार्जर कंसोलिडेशन हिंदू और मुस्लिम का है 2021 के तुलना में, 2024 के तुलना में। लेकिन उसके साथ ये भी आप देखें कि एसआईआर का जो अजम्पशन है, उसमें एसआईआर के अब 2 कैटेगरी को लेना होगा कि जो 63 लाख 63 लाख जो वोट कटे, 58 लाख और उसके बाद 5 लाख, वो शिफ्टेड, डेड, डबल आईडी होल्डर, ये सब वोटर कटे हैं। इसमें मतलब बहुत ज्यादा पार्टी लाइन नहीं है, इसमें प्रोपोर्शनेट कटा है। जो भी डेमोग्राफी हुआ है, जो आ रहा है कि 65% हिंदुओं का कट गया, वो मिक्स है। सवाल है कि जो बाद में लगभग 30-32 लाख नाम कटे, जो डाउटफुल वोटर अंडर एडजुडिकेशन जो थे, उसमें कितना लॉस हुआ है। तो पहली बात तो यह है कि एसआईआर को जब हम फैक्टर इन करें, तो इसमें जो पहली कैटेगरी डेड वोटर या जो वो एब्सेंट वोटर है, उसको हम माइनस कर दें, क्योंकि उससे बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो असल प्रभाव पड़ेगा कि वो वोटर जो वोट दे रहा था लेकिन इस बार वो डाउटफुल वोटर के नाते नहीं दे रहा है, उसमें डेमोग्राफी क्या है। तो थोड़ा बहुत निश्चित तौर पे ये जाएगा और टू सम एक्सटेंट बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि बहुत सारे मुस्लिम जो हैं उनका क्रेडेंशियल कम स्टैब्लिश हुआ। रही बात, लेकिन फिर भी आप देखिए, अब नकाशीपारा की ही देख लीजिए। नकाशीपारा जो सीट है आपकी, वहां पे मुस्लिम लगभग 44% है। अब 44% मुस्लिम के साथ आप कितना भी रेशनलाइज कर लें, और जिस तरह का कंसोलिडेशन है इसको सब मान रहे हैं, हिंदू से ज्यादा ही कंसोलिडेशन है। हालांकि 21 में सैचुरेट कर गई थी मुस्लिम कंसोलिडेशन, लेकिन इस बार जो थोड़ी बहुत बची थी कि जो बाहर कभी नहीं गए हैं, आर्थिक कारण सब ने जाके दिया है। तो नकाशीपारा पे मुझे मुश्किल दिख रही है। उसी तरीके से अशोकनगर की सीट देखिए, वहां पे हाडाहाडी जो कहते हैं बंगाल में, कि ये बिल्कुल फंसी हुई सीट है। बीजेपी जीत भी सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीएमसी हार जाएगी, ये बिल्कुल फंसी हुई सीट है। लेकिन उसके अलावा आप देखें, बारासात की सीट हो जाए, बारासात में आप देख लीजिए, वहां पे डेमोग्राफी ऐसी है कि 20% से कम मुस्लिम है, 18% के करीब है, वहां पे बिल्कुल चांस है। कारण ये है कि एक तो एसआईआर में नाम डिलीशन को भी फैक्टर करें, माइनॉरिटी कंसोलिडेशन को भी फैक्टर करें, और साथ में हिंदुओं का थोड़ा बहुत गया भी होगा तो भी लार्जर हिंदू कंसोलिडेशन को देखें तो उसमें चांस है कि बीजेपी जीतेगी। तो इसमें नकाशीपारा मुझे लगता है, ये अब तो कल पता चलेगा कि मुश्किल होगा बीजेपी के लिए जीतना। अशोकनगर जैसी सीटें जो हैं वो फंसी हुई है, बाकी में बीजेपी की चांस बन सकती है, उसकी संभावना ज्यादा। चलिए, तो इस फर्स्ट प्लेट में से आपने 5 में से 3 दी। तुषार कह रहे हैं कि सभी एक लो लाइंग फ्रूट हैं, यहाँ पर काम करा है बीजेपी ने अच्छा, तो हो सकता है ये वो सीटें हों जो गेम चेंजर साबित हो। हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर्षवर्धन जी के पास जाएं उससे पहले जरा एक और कुछ सीटों के नाम अपने सामने रखते हैं। अगली सीट जो हम दिखा रहे हैं, हिंगलगंज की सीट है, इसके साथ कस्बा की सीट है, सोनपुर उत्तर, चौरंगी और बेलाघाट की सीट है। अब चौरंगी की सीट जहां हार्डकोर भद्र लोग और जिसे कहते हैं परंपरागत ट्रेडिशनल बंगाली रहते हैं, तो क्या वो सीट भी बीजेपी के लिए निकालना आसान होगा? हम तुषार से भी समझेंगे, हर्षवर्धन जी के पास भी जाएंगे, क्योंकि हमारे 2 पोलस्टर्स ने भी इससे पहले जब हमने बातचीत की तो उन्होंने भी चौरंगी की सीट जो है वो कहा कि बीजेपी निकाल सकती है। तो उन फैक्टर्स पर हम बात करेंगे, जरा डेटा पे बात कर लें। हिंगलगंज की सीट है, 53% 2021 की बात करें वोट शेयर टीएमसी के पास था, बीजेपी के पास 40% था। 2024 में टीएमसी के वोट शेयर में नुकसान हुआ, बीजेपी के वोट शेयर में 3% का इजाफा हुआ है। तो यहां पर आप देखिए, हार जीत का मार्जिन जो था वो 24,000 के करीब था, एसआईआर में नाम कटे 13,000 के। तो आप यहां पर 2 फैक्टर्स के, एक अपवर्ड स्विंग्स बीजेपी के लिए प्लस एसआईआर के नाम, तो ये फैक्टर्स बीजेपी के लिए इसको एक जिसे कहते हैं ना कि भाई थोड़ा धक्का और लगाइए तो शायद ये सीट अपने पास आ जाए।
सभी पे मैं, और बीजेपी ने भी अपने लिए जो स्ट्रैटेजी रखी थी वो इसी तरह से रखी थी कि भाई उन्होंने जीरो इन की थी सीटें, कि भाई जहां पर आपकी जीत के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं, भाई जहां मुस्लिम आबादी 50-60% है, जहां पर आपके लिए चांसेस टफ हैं और जहां पर इजी हैं, तो वो तमाम सीटें इसी तरह से उसने कैटेगराइज की थी। ऐसे ही बूथों का कैटेगराइजेशन भी किया था। तो फिर अब यहां पर देखिए कि अगली सीट जो है कस्बा, 54.39% टीएमसी का वोट शेयर है। बीजेपी लगभग आधे से भी कम के वोट शेयर पर टिकी हुई थी, लेकिन बीजेपी ने 2024 के लोकसभा लीड में 31% तक अपना वोट शेयर बढ़ाया था। तो बीजेपी के लिए अपवर्ड स्विंग था, लेकिन टीएमसी के लिए नेगेटिव स्विंग था, यानी कि कहीं ना कहीं टीएमसी से थोड़ी नाराजगी जो है वो पीपन करना शुरू कर गई थी। ये लोकसभा का स्विंग है, लेकिन फिर भी ये पता कर रहा है कि भाई आप टीएमसी के लिए नेचुरल आपकी पसंद नहीं रह रही है, टीएमसी से आपका थोड़ा मोहभंग होना शुरू हो गया है। तो क्या बीजेपी उस मोहभंग को 2 सालों में इतना कवर अप कर पाई है? कई ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जो टीएमसी के काफी अगेंस्ट गए हैं, तो क्या वो तमाम चीजें जो हैं बीजेपी के लिए वाकई में उस इतने बड़े मार्जिन को जो लगभग 50-50 पे था उसको पाट देंगे? जीत हार का मार्जिन आप देखिए यहाँ पे 63,000 के लगभग था, एसआईआर में नाम कटे हैं 44,000। तो क्या ये सीट जहां पर 50-50% का वोट शेयर था, वो यहां पर अंतर था, मतलब आप देखिए 50% का, तो वो क्या आ सकती है बीजेपी के खाते में? बात करेंगे। सोनारपुर उत्तर की सीट है, यहां पर भी देखिए कि बीजेपी 34.87% पे खड़ी है, टीएमसी के पास 50% है। टीएमसी अपना वोट शेयर जो है थोड़ा कम करती है, लॉस करती है, नेगेटिव सेंटिमेंट यहां पर भी पीपन होता है। लेकिन एक समझिए, ये लोकसभा की लीड है, लोकसभा में कई बार नेचुरल चॉइस जो होती है आपके लिए नेशनल पार्टीज होती हैं। लेकिन फिर एक और बात बता दूं, 2014 में बीजेपी ने बहुत अच्छा नहीं किया था, 12 सीटें रही थी, तो इसीलिए इस डेटा को हमें काफी सीरियसली फैक्टर इन करना होगा। तो 34% बीजेपी का अपवर्ड स्विंग जारी है, यानी कि बीजेपी की जो ग्रोथ है ना वो 2021 के बाद 2024 में भी जारी रही। सीटों में भले ही जो लोकसभा की थी उसमें उसे नेगेटिव रेशो मिला, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे कि अपवर्ड ट्रेंड जो होता है वो जारी रहा बीजेपी के लिए। तो यहां पर देखिए कि टीएमसी लगातार नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि उसका जो वोट शेयर है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, कि कुछ ना कुछ उसके वोट बैंक का मोहभंग होना शुरू हो गया है। अब एसआईआर के नाम देखिए कटे हैं जो, वो है 28,000, हारजीत का मार्जिन 36,000। तो एक नेगेटिव ट्रेंड प्लस हारजीत का मार्जिन कम होना और एसआईआर में नाम उसके बराबर का कटा होना। तो आप देखिए अब अगली सीट है चौरंगी की। चौरंगी की सीट आपको बताऊं कि कम से कम 2 से 3 जो सेफोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एग्जिट पोल किए हैं वो कह रहे हैं चौरंगी की सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है, एडवांटेज बीजेपी है। चौरंगी की सीट क्या वाकई में, जिसे कहते हैं कोर ऑफ कोलकाता, तो क्या वाकई में यहां पर चौरंगी की सीट बीजेपी निकाल सकती है? क्या ऐसे फैक्टर हैं? चौरंगी की सीट देखिए कि टीएमसी के खाते में 62.87% वोट परसेंट था, बीजेपी 22% पे टिकी हुई थी। तो इतना बड़ा वोट गैप क्या वाकई में बीजेपी कवर अप कर सकती है? 2024 में देखें बहुत ड्रास्टिक अंतर जो है टीएमसी के वोट परसेंटेज में आया, 47.36% पर टीएमसी यहां पर पहुंच गई। लगभग 15.5% का जिसे कहते हैं ना डाउनवर्ड ट्रेंड जो है 2024 में वोट शेयर में नजर आया। बीजेपी ने एक अच्छा गेन किया, लगभग 12.56, यानी कि जो टीएमसी से जिसका मोहभंग हुआ वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। ये क्लियर कट यहां पर इस परसेंटाइल में दिख रहा है। अब एसआईआर में नाम कटे हैं 83,275 और हार जीत का मार्जिन था 45,344। तो एक नेगेटिव ट्रेंड वो इतना जितना कि आप सोचिए कि 15% का अचानक से मोहभंग हो जाना। चौरंगी की सीट के अगर हम लोकसभा की लीड को अगर कन्वर्ट करें मार्जिन में, परसेंटेज में, और बेलाघाट की सीट है वही अगेन चौरंगी वाली स्थिति है, 65.10% यहां पर परसेंटेज है और बीजेपी लगभग 22 पे खड़ी हुई है। वहां पर बीजेपी ने सिर्फ 4% का गेन किया, यानी कि और दूसरी पार्टियों को भी टिकट गया है। तो हो सकता है कैंडिडेट्स अच्छे रहे हों, वहां पर क्या कुछ फैक्टर्स हो, लेकिन बीजेपी का गेन करना और टीएमसी का लॉस लगातार हम देख रहे हैं जारी। और एसआईआर में नाम यहां पर देखिए लगभग हार जीत के मार्जिन के बराबर ही कटे हैं, 67 और 63 ये फिगर आ रहा है। हर्षवर्धन जी, लगातार अब तो बस 16 घंटे में और यही काम करना है कि डेटा को एनालिसिस करते रहना है, कल तक का इंतजार करना है, तब सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन क्या चौरंगी की सीट की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर बेलाघाटा की सीट की हम बात कर रहे हैं, तो तुषार कह रहे हैं कि भाई ये लो लाइंग फ्रूट हो सकते हैं, क्योंकि एसआईआर में नाम कटे, हारजीत का मार्जिन प्लस वोट शेयर का नेगेटिव ट्रेंड टीएमसी का, वो बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन बना रहा है। देखिए विनाश, सबसे पहले तो ये कि तुषार जो बात कर रहे हैं वो आजकल बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैंने उनकी कई पोस्ट वगैरह देखी, तो आजकल उस पर बड़ा काम कर रहे हैं। तो उस लिहाज से वो एनालिसिस के लिहाज से वो ठीक दिखता है कि ये मतलब पकड़ में आने वाली सीटें हैं। अब इसमें 2 चीजें बहुत स्पष्ट समझिए। पहली बात ये कि जहां भी तृणमूल कांग्रेस की स्लाइड 8-10% के ऊपर हुई है, वो सीट निश्चित तौर पर तृणमूल कांग्रेस हारने वाली है। जिन 10 सीटों की आपने बात की, जहां 8-10% के ऊपर की निगेटिव है उसकी, वो तृणमूल कांग्रेस के हाथ से जा चुकी है। ठीक है, चौरंगी की सीट है सब फिर इसमें अभी। हाँ
चौरंगी की सीट भी है उसमें, और नीचे एक सीट जो दिख रही है वो भी मुझे उसमें वही दिख रही। दूसरी एक चीज जो अभी सज्जन जी ने कहा, तो मैं इस पे एक बात कहता हूं कि देखिए 40% बिलो मुस्लिम पॉपुलेशन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहां विन विन की संभावना बहुत ज्यादा होगी। 45% प्लस है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब वो तो संभव नहीं। अगर 40% के नीचे की सीटें हैं तो जिस तरह का पश्चिम बंगाल में जो एक कहें कि सेंटीमेंट दिख रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने की जो संभावनाएं वो बढ़ती हैं। एसआईआर को हम लोग थोड़ा दूसरी तरह से देख रहे हैं, मतलब मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूं जो ये एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश हुई कि हिंदू वोट ज्यादा कट गए, मुस्लिम वोट कम कटे। इसको आप समझिए कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग लगातार बहुत हाई परसेंटेज के साथ होती है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर डिलीशन को यूं भी देखना चाहिए कि जब हम तृणमूल कांग्रेस के कैडर और वहां की मशीनरी उन सब के साथ देखते हैं, तो जहां भी ये मुस्लिम पॉपुलेशन थी या मुस्लिम पॉपुलेशन के नाम पर वोट थे जो कटे हैं, वो वोट हो सकता है कि फर्जी या बोगस वोट पड़ रहे हैं। फर्जी वोट कटे ये अलग चीज है। एसआईआर डिलीशन में मुझे बंगाल, और ये सिर्फ बंगाल के मामले में, ये देश के और किसी राज्य में ये नहीं हो सकता। बिहार का चुनाव रहा, वहां ऐसा नहीं होता। एसआईआर को आप ऐसे देखिए कि मान लीजिए कि किसी जगह पर 20 वोट 25 वोट कट रहे हैं, तो उन 20-25 वोटों में जिनको हम कह रहे हैं कि फर्जी है, बोगस है, डुप्लीकेसी है, उसमें से 15, 17, 18 वोट तृणमूल कांग्रेस अपने पाले में डलवाती थी। वो तो कोई चेक भी नहीं कर सकता है कि वोट किसने डलवाया, किसने पड़ा हुआ, कैसे पड़ा हुआ। तो मेरा ये मानना है कि वो 5% का जो मार्जिन है, अगर वो हम देखें तो यानी कुल मिला के 5 से 10% की स्लाइड वाली जितनी सीटें इसमें दिख रही हैं, वो भारतीय जनता अपने पाले में ले जा सकती। और एक जो सबसे जरूरी बात, जब हम कहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसी सीटों पर जीत सकती है जहां 50%, 60%, तृणमूल मूलतः ममता बंदोपाध्याय की पार्टी है ना, इसको भी तो समझिए। ममता बनर्जी की पार्टी के साथ वो पूरा का पूरा भद्रलोक जुड़ा हुआ है, वो उसका मोहभंग हो रहा है। यानी जो टीएमसी का जो कैडर वोट है, और मैं बार बार कहता हूं कि देखिए मुसलमान तो इसलिए क्योंकि भाजपा ना आने पाए, मुसलमान तो इसलिए क्योंकि उसको, लेकिन कैडर वोट कौन है? तो पश्चिम बंगाल में ममता जी की पार्टी के सारा कैडर वो भद्रलोक है। लेकिन उन्हीं लोगों में से जो दूसरे लोग हैं, उनको अब ये उनका मानना है कि अब हमारे लिए जीना मुश्किल हो रहा है, अब हमारे लिए जिसको डेमोग्राफी चेंज कह लीजिए, थ्रेट टू बिजनेस कह लीजिए, थ्रेट टू लाइफ कह लीजिए, वो मुश्किल हो रही। तो अगर आप उसको उस तरह से देखेंगे तो जहां आपको 12 से 14% की लीड दिख रही है, वो लीड कब एक झटके में कपूर की तरह हवा में हो जाएगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और इसीलिए मुझे अभी भी लगता है कि वहां के जो भी मतलब अलग अलग तरह से जो परिस्थितियां बहुत जटिल दिखती हों, भारतीय जनता पार्टी को इन सब वजहों से एज मिलता हुआ दिखता है। ये चुनाव पूरी तरह से बहुत एकदम जिसको कहते हैं टफ कॉन्टेस्ट जो सही मायने में होती है, वो दिखेगी, लेकिन परिणाम एक तरफ जाएगा। चलिए, तो टफ कॉन्टेस्ट होगा, कई राउंड की वोटिंग का इंतजार करना होगा। ऐसा नहीं है कि सुबह 11-12 बजे तक ही आप विजेता किसी को घोषित कर दें, तो नेक टू नेक फाइट भी हो सकती है, लेकिन जो परिणाम होगा अंततः वो एक तरफा होगा। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं। अब बात की है तुषार, यहाँ पर आपके एनालिसिस में सर कह रहे हैं कि 5% और 10% जहां पर अपवर्ड स्विंग, जहां पर नेगेटिव स्विंग रहा है टीएमसी के लिए 2024 में, वो कम से कम बीजेपी के लिए निकालना काफी आसान होगा। अब कोलकाता, भद्रलोक का जिक्र कर दिया है सर ने, तो ये जो चौरंगी की सीट है और साथ ही साथ बेलाघाटा की सीट है, तो भद्रलोक के अंदर ही, कोलकाता के अंदर ही आती है, कोलकाता की 11 सीटों में। तो मतलब भद्रलोक, इसका मतलब सीधे सीधे दीदी से नाराज होगा तभी ये 2 सीटें निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो भद्रलोक का भी जो कोर भद्रलोक है ना, बिल्कुल अंदर वाला, ये तो वो है, आउटस्कर्ट भी नहीं है भद्रलोक का। कलकत्ता की मैं अगर आपको बात बताऊं, वहां पर इस बार 2-2 घंटे लगकर उन लोगों ने वोट किया जो आमतौर पे वोट करने के लिए निकलते ही नहीं थे, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस की इतनी ज्यादा प्रेजेंस थी, तो सबको एक एक करके वोटिंग बूथ में घुसाया जा रहा था, एक एक बार में सबका वोट दिया जा रहा था, पर सबने 2-3 घंटे लाइन में लगकर अपना वोट दिया है। सोसाइटियों में जहां लोग कहते थे कि हमें बाहर जाने में थोड़ी संकोच होता है, सोचना पड़ता है, उन लोगों के सोसाइटियों में वोटिंग बूथ लगे। पर एक जरूरी चीज, क्योंकि हम आगे और सीटें भी एनालाइज करेंगे, ये 53 सीट जरूरी क्यों है? मैं नहीं कहता कि भाजपा ये 53 की 53 सीट्स जीतेंगी, पर अगर भाजपा इनमें से 30 सीटें भी जीत जाती है, वो 150 के पार चली जाएगी। हम इन सीटों को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर आप 290 सीटों का एक आंकड़ा देखें, उसमें से तकरीबन 90-95 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान पॉपुलेशन इतनी है कि भाजपा का जीतना काफी असंभव सा हो जाता है, काफी मुश्किल हो जाता है। बची बाकी 200 सीटें, उन 200 सीटों में
50 सीटें ये ऐसी हैं जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं 50 सीटों में इलेक्शन डिसाइड होगा। ये 50 सीटें ऐसी हैं कि अगर बीजेपी यहां स्कोर नहीं कर पा रही तो वो 120 130 के आंकड़े पर सिमट के रह जाएगी, पर कभी मेजॉरिटी मार्क नहीं पार कर पाएगी। इसलिए मेरे एनालिसिस में ये 50 सीटें इलेक्शन डिसाइडर मैं इन्हें कहता हूं कि पिछली बार की 77 सीटें जो बीजेपी जीती, ठीक है, वो जीत लेगी, ऐसा मान के चलते हैं। जो 45 उसके बाद की सीटें, उन पे भी भाजपा को ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। पर ये 50 सीटें वो हैं जो भाजपा का आंकड़ा 120 से 160 165 तक ले जा सकती है। पर अगर ये 30 भी सीटें जीत जाते, जैसे मेरे से पहले एक पैनलिस्ट ने कहा कि मुझे 5 में से 3 सीटें बदलती दिख रही हैं, तो अगर 60% का भी कन्वर्जन इन 53 सीट्स पर हो जाता है, भाजपा अपना मेजॉरिटी मार्क पार कर लेगी। इसलिए एनालिसिस इतना जरूरी है हर सीट का अगर हम देखें। बिल्कुल, यानी 148 का मैजिक फिगर अगर बीजेपी को लाना है तो भाई 77 प्लस यहाँ पे तुषार कह रहे हैं कि 30 सीटें और उनके खाते में जोड़ दीजिए तो ठीक है, 100 110 पर आके गाड़ी आसानी से रुक रही है। मतलब उसमें किसी को कोई डिनाइल नहीं है, चाहे वो टीएमसी के लोग भी, उनसे भी पूछिए। 110 120 बीजेपी के लिए अचीवेबल टारगेट लगता है, लेकिन 148 का मैजिक फिगर अगर हासिल करना है तो इन 53 सीटों को आपको क्रैक करना बहुत जरूरी है। और यही 53 सीटें हैं जिसमें आप मेहनत करके इन्हें क्रैक कर सकते थे, क्योंकि बाकी की 90 जो हैं वो तो सीधे सीधे दीदी के खाते में जाती हैं, तो वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते थे। हर्षवर्धन जी, शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं अभी? नहीं, मैं थोड़ा सा, चूंकि मैंने जो 294 सीटें देखी जी, उसमें लगभग 75 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड। ठीक है, ये थोड़ा सा एक मिसकॉन्सेप्शन भी हुआ है पिछले कुछ समय में। जैसे कोई कहता है कि 100 120 सीटें हैं जो तृणमूल कांग्रेस के उससे जा नहीं सकती हैं, वो इस आधार पर कहते हैं कि उनके लिए वो बेलवेदर सीट से वो लगातार जीतते रहते हैं, उस हिसाब से कहते हैं। लेकिन 75 सीटें ही ऐसी हैं जहां तृणमूल कांग्रेस को हराना डेमोग्राफी की वजह से मुश्किल है। दूसरी सीटों पर चूंकि हिंदू मतदाता उनके साथ था, इसलिए वो उनकी बड़ी मजबूत सीटें दिखती है। ऐसा नहीं है, जो ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली सीटें वो हिंदू सीटें हैं तृणमूल के साथ। और अगर वो सेंटीमेंट बदलेगा तो आप 75 सीटें निकाल कर बातचीत कीजिए 294 में, तब आपको समझ में आएगी कि लड़ाई कितनी कांटे की है और तृणमूल कांग्रेस इतनी परेशान क्यों है। ठीक है। तो यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि कई सीटों पर 50,000 से हार जीत का मार्जिन ज्यादा है और वो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें नहीं थी। तो हिंदू वोट बैंक भी बीजेपी का अगर सेंधमारी करते हैं वो टीएमसी के, तभी ये विन विन सिचुएशन पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ लगातार सज्जन जी भी जुड़े हुए हैं। सज्जन जी, तो ये जो सीटों के नाम लिए हैं मैंने, तो आप भी क्या इस एनालिसिस से सहमत हैं कि भाई माइनस में नेगेटिव ट्रेंड 5 से 10%, इसका मतलब सीधे सीधे बीजेपी के चांसेस हाई हैं, 80% मान लीजिए चलिए जीत के? नहीं, बिल्कुल हम लोग तीनों लोग कुछ बातों में बिल्कुल सहमत हैं कि जैसे तुषार ने कहा कि ये जो 51 सीटें हैं बीजेपी के विक्ट्री मार्जिन के लिए, उनका स्ट्राइक रेट इसमें 50% प्लस होना बिल्कुल जरूरी है, उसके बिना आप जीत नहीं सकते हैं। दूसरी बात हर्षवर्धन जी की भी सही है कि 10, हालांकि यहाँ पे बस एक ये है कि जो उन्होंने अभी कहा कि 75 सीटें और 108-9 सीटें, मैं उसमें ये बता दे रहा हूँ कि अजम्पशन इस बार ये है कि अगर आप ये माने कि जैसा उन्होंने कहा कि 40%, 35 से 40% हो तो बीजेपी जीत सकती है, और अगर उससे कम हो तो ज्यादा चांस है बिल्कुल जीतने की, और 40 से ऊपर हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीतना। यहाँ पे एक और भी बात कॉशन की बात है, क्योंकि अब सवाल केवल इतना है कि एक जीत हार क्लोज मार्जिन से होगी या जीत हार ठीक ठाक मार्जिन से होगी, इस पे कल हमें पता चलेगा। लेकिन ये दो चीजें चल रही हैं। एक थियरी ये है कि हाँ, मुस्लिम कंसोलिडेशन लगभग कंप्लीट है, इस पे सब लोग सहमत हैं। जितने डिवीजन की थियरी है वो विशुअल थिंकिंग है। हिंदू कंसोलिडेशन एक बहुत सशक्त है, पिछले 2021 में था उससे ज्यादा है, लेकिन वो मुस्लिम कंसोलिडेशन की तरह बिल्कुल एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, ये भी बात सही है। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि वो सीटें जो लोग कहते हैं कि 108 110 तक तृणमूल की आ सकती हैं, उसमें वो उन सीटों को जोड़ लेते हैं जिसमें लगभग 29-30% मुस्लिम हैं। तो ये अजम्पशन का एक बेसिस है, ये पूरा का पूरा डेटा सेंट्रिक है। अब इसमें क्या है कि आप देखिए, कोलकाता से लेके हुगली और आसपास के कोलकाता रीजन में आप देख लें तो बहुत सारा ऐसा भी सीट है जहां पे जो टीएमसी से मोह भंग है उसका मूल कारण हिंदू और मुस्लिम वाली बात बाद में आती है, उसका मूल एक इकोनॉमिक कारण भी है कि कहीं पे बेरोजगारी की बात होती है, कहीं पे हुगली जैसे आपको पता होगा देश भर में या वर्धमान
आलू की खेती में बहुत ही काफी उन्नत किस्म का है, लेकिन वहां पे हार्वेस्टिंग बिल्कुल इस बार खराब रही और एक रूरल डिप्रेशन वाली, रूरल डिस्ट्रेस जिसे कहते हैं, वो सिनेरियो है। तो वहां पे टीएमसी का संगठन तो बहुत मजबूत है। संगठन केवल ऐसा नहीं है कि वो हेटेड है, काफी घर घर में, चूंकि ममता का वो एक बेस टीएमसी से छीन के काफी पहले बन चुका था। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारी सीटें, अब जैसे आप इसी में देख ले, बेलाघाटा और कस्बा, अब यहां पे लगभग 30-30% मुस्लिम है। अब इसको हम फंसी हुई सीटें माने, जिसे हड्डाहड्डी कहते हैं, या बीजेपी की जीतने वाली सीट माने, इसको तय करना अभी बहुत मुश्किल है। आप जो भी क्लेम करेंगे वो कुछ अजम्पशंस के बेसिस पे रहेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी को अगर जीतना है तो ये जो सीटें हैं जहां पे मुस्लिम परसेंटेज 30% से कम है, उसको जीतना होगा, एक। और दूसरा, इसमें सोनारपुर उत्तर की आपने बात की, सोनारपुर दक्षिण की बात की, ये सब सीटें मुझे लग रहा है इस बार बीजेपी जीत जाएगी। चौरंगी पे मुझे अभी भी शक है। कारण ये है, जो हर्षवर्धन जी ने भी कहा और तुषार भी शायद इससे एग्री करें, वहां 42% मुस्लिम है। और एसआईआर को आप फैक्टर इन करें, बिल्कुल सही बात है कि नैरेटिव ज्यादा बना है, क्योंकि एसआईआर का वो डिलीशन, बोगस वोटिंग को हम फैक्टर कर भी लें, जो एब्सेंट वोटर, डेड वोटर, अनट्रेसल वोटर, डुप्लीकेट वोटर, उस जो पहले 63 लाख चला गया, उससे बहुत ज्यादा हमें यह करने की जरूरत नहीं है। जो बाद में 30-33 लाख वोट कटे हैं, उसके प्रोपोर्शन का यहां कितना रिफ्लेक्शन है। तो उस नतीजों से यह होता है कि क्या टीएमसी ऐसी सीटें जहां पे 30 और 70 का मतलब 30% जिसे हम लो हैंगिंग फ्रूट बीजेपी के लिए मान रहे हैं, वैसी सीटों को बिल्कुल लूज कर जाएगी, या उसका सांगठनिक ढांचा और एक पहले से जो मजबूती है वो खींच लाएगा 15-20% हिंदुओं को। वैसी स्थिति में इसे फंसे हुई सीट माने या हारती हुई टीएमसी की सीट माने, ये अभी कहने में हमें थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि टीएमसी के संगठन को, उसकी वहां पर जो पकड़ है, उसको भी आप टोटली आउटराइटली डिनाई नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि वहां पर, क्योंकि आज का नहीं, जब लेफ्ट की भी सरकार थी, जो आप बात कह रहे हैं सज्जन, कि जब लेफ्ट भी रूल करता था, तब से वहां पर टीएमसी ने अपने लिए पेंट बनाने, अपने लिए इनरोड्स बनाने शुरू कर दिए थे, और वहां पर उसका संगठन उस वक्त से स्ट्रांग होल्ड रखता है। तो परंपरागत वो दीदी के साथ है। अब इसीलिए वहां पर जो बीजेपी का मोमेंटम है और मोमेंटम टू कन्वर्जन रेशियो जो है, उसको लेकर जो बार बार सवाल उठ रहे थे कि यहीं पर इसी रीजन में आके ब्लॉकहेड की स्थिति हो जाती है, तो वहां पर उसको कितना अपने फेवर में बीजेपी करती है, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये 53 सीटें जो तुषार ने यहां पर एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा है, कि ये 53 सीटों में से अगर आपने 50 to 60% नहीं अपने नाम किया, तो आप मान के चलिए कि आप मैजिक नंबर से तो दूर रहेंगे। आप अच्छा करेंगे, इसमें किसी को शक नहीं, लेकिन मैजिक नंबर से आप दूर रहेंगे। अब कुछ फटाफट से मैं 10 सीटें अगली टर्न में लेती हूं, फिर उन 10 सीटों पर एनालिसिस करेंगे। हमारे पास है अगली सीटें हैं हावड़ा दक्षिण, सिंगूर, आरामबाग, गोघाट, कलना, ये सीटें हैं। तो यहां पर भी वही कमोबेश स्थिति है जो एनालिसिस कहता है डेटा का, कि टीएमसी सीधे सीधे लगभग देखिए आप 45% से ज्यादा का ही वोट परसेंटेज है ऑन एन एवरेज हर सीट पर। बीजेपी के पास भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी बिल्कुल आउटराइटली, जैसे हमने पहले देखा था बेलाघाट में और चरंगी में, कि 22% पे बैठी हुई थी, नहीं, यहां पर 30%, 35%, 46%, 46%, 42%। तो यहां पर बीजेपी का वोट परसेंटेज अच्छा खासा है। गोघाट में तो वोट परसेंटेज ज्यादा ही था। तो अगर हम 2024 की लीड की बात करें, तो हर जगह पर बीजेपी ने अपने लिए गेन ही किया है 2024 के लोकसभा में। इससे पता चल रहा है कि टीएमसी से धीरे धीरे, आप उसे एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, हाल फिलहाल की घटनाओं का मामला कह लीजिए, कि 2024 आते आते टीएमसी से मोर और लेस मोहभंग हुआ था। सबसे ज्यादा -5.29 का हावड़ा दक्षिण में हम देख रहे हैं वोटर परसेंटेज में डाउनफॉल आया है, और वही चीज नंबर जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली 4% जो है वो बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि टीएमसी का अगर वोट टूट रहा है तो बीजेपी का लगभग उतना ही गेन हो रहा है। तो ये साफ पता चल रहा है कि बीजेपी को अपनाया जा रहा है, और टीएमसी के लिए एक नेगेटिव ट्रेंड यहां पर दिख रहा है। माइनस ये 2 सीटों पर थोड़ा सा छोड़ दें, जिसमें आरामबाग और सिंगूर में एक मामूली सी 0.5 तक की बढ़त आप देख लीजिए। अब एसआईआर में नाम कटे, 58,000 नाम कटे हैं हावड़ा दक्षिण में, और जीत का मार्जिन था 50,000। फिर आप देखिए सिंगूर में एसआईआर में 10,000 नाम कटे हैं, जीत का मार्जिन था 25,000 से ऊपर। आरामबाग की सीट बहुत ही क्लोज फाइट रही थी, एसआईआर में नाम कटे हैं 6,178 और जीत का मार्जिन था 7,000 के करीब। गोघाट की बात करें, हार्डली 537 नाम कटे हैं, हार जीत का मार्जिन भी बहुत ही कम था, क्लोज फाइट थी 4,147, और इसीलिए वोट परसेंटेज देखिए कि बीजेपी का ठीक ठाक है। कलना की बात करें तो यहां पर भी 16,000 एसआईआर में नाम कटे हैं, और हार जीत का मार्जिन जो है 7,478 है। अगली टैली हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर इन 10 सीटों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगली सीटें हैं मेमारी, पुरस्थली उत्तर, कटवा,
गलसी और कूच बिहार दक्षिण की ये सीटें हैं। तो यहां पर वोट परसेंटेज देखिए, कोई बहुत आपको ड्रास्टिक जिसे कहते हैं ना कि एकदम से बीजेपी बिल्कुल 30% नीचे खड़ी हुई है, ऐसा भी नहीं है। नेक टू नेक नहीं है, लेकिन 10% का 7-8-10% का आपस में जो आपको अंतर है 10% तक का ही दिख रहा है। तो यानी कि यहां पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक तरफा टीएमसी के खाते में ही वोट परसेंटाइल यहां पर जाता हुआ दिख रहा है। 2024 की अगर हम बात करें तो यहां पर 2024 में बीजेपी ने भी कम से कम मेमारी की सीट है, वहां पर उसने नेगेटिव अपने लिए ट्रेंड जीता था। और हम आपको ये भी बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो प्रदर्शन था 2019 के लोकसभा चुनाव से काफी कम रहा था। तो सीधे सीधे कुछ सीटों पर वो नेगेटिव ट्रेंड दिख भी रहा है, जिसमें हम मेमारी की बात कर लें, उसके अलावा हम कटवा की बात करें, साथ ही गलसी की बात कर लें, तो यहां पर नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है। लेकिन एसआईआर में नाम कटे जो हैं, हार जीत का मार्जिन जो है वो या तो नेक टू नेक है या फिर ज्यादा है। तो ये एक फैक्टर जो है यहां पर देखा जा सकता है। तुषार, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। अब भाई जहां पर नेगेटिव ट्रेंड जो है वो टीएमसी के लिए एक चिंता का सबब है, तो बीजेपी के लिए जिन सीटों पर नेगेटिव ट्रेंड है तो बीजेपी के लिए चिंता का सबब क्यों नहीं? बिल्कुल है, बट एक अच्छी बात यह है इसमें कि बीजेपी अगर आप देखें, एक सबसे नीचे वाली जो सीट है उसमें -1.5 परसेंटेज पॉइंट का वो आया है, एक फर्क आया है। पर बीजेपी फिर भी अपना 40% ऑड का जो वोट शेयर है वो रिटेन कर पा रही है। 2021 और 2024 की बीच की जो एक कहानी है भाजपा की, उसमें सबसे जरूरी बात यह है कि 170 से ज्यादा सीटों पर भाजपा ने अपना वोट शेयर इंप्रूव किया। उनकी जो लीड्स थी शायद सिर्फ 90-95 के बीच थी, पर उन्होंने अपना वोट शेयर इंप्रूव किया। हम जब 2024 के इलेक्शन कैंपेन को देखते हैं, हम सोचते हैं कि भाजपा ने बंगाल में बहुत बुरा प्रदर्शन किया, महाराष्ट्र में बहुत बुरा प्रदर्शन किया, बट जो 2021 में उनको एक वोट शेयर मिलना शुरू किया था, उन्होंने उसको गवाया नहीं है। 1 परसेंटेज पॉइंट से ही कम हुआ था, 39% पे खत्म हुआ था। तो ये सीटें अब उनके लिए कन्वर्ट करना थोड़ा आसान है, क्योंकि 2024 में 2021 की मेहनत को नकारा नहीं गया, उसको गवा नहीं दिया गया, तो वो शायद ये कन्वर्जन यहां मुश्किल होगा। टीएमसी का बिल्कुल गेन है, पर 1 परसेंटेज पॉइंट 1.2, आरामबाग में 1.82 परसेंटेज पॉइंट का गेन है। ये सब बहुत आराम से निगेट हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन ही ऐसा कि आप 2-3 परसेंटेज पॉइंट पे पूरी सीट स्विंग हो जाएगी और 2-3 परसेंटेज पॉइंट पे पूरा इलेक्शन ही स्विंग हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि टीएमसी अपने 1-2 परसेंटेज पॉइंट की बढ़त से ज्यादा सोचेगी, या बीजेपी अपने 1-2 परसेंटेज पॉइंट वोट शेयर गिरने से कुछ ज्यादा परेशान होगी। पर हाँ, जिन सीटों पर 4 परसेंटेज पॉइंट बढ़ रहा है, 5 परसेंटेज पॉइंट बढ़ा है, कहीं पे तो 10 बढ़ा है। भवानीपुर में आपको बताऊं, उस सीट पे भी हम आएंगे, 2021 में जो मार्जिन था 22 परसेंटेज पॉइंट का था, 2024 तक आते आते सिर्फ 6 परसेंटेज पॉइंट का रह गया। तो इन सब चीजों में बीजेपी का कन्वर्जन का जो एक प्रोस्पेक्ट है वो इंप्रूव हो जाता है। और वही हम कह रहे हैं, आपको 100% स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए। टेस्ट मैच है, अगर आप 60% भी ले आए, आप पास हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन में आपकी मेजॉरिटी आ जाएगी। जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो आपके लिए 180-190 टारगेट है ही नहीं, मैजिक फिगर 148 वो टारगेट है, वो अचीव करना है। ठीक है, दावों के लिए आप पहले ही 200 की बात कर लें, लेकिन बीजेपी भी जानती है पहले 148, उसके बाद जितना आ जाए वो बोनस है। यहाँ पर हर्षवर्धन जी, जिस तरह से यहाँ पर तुषार बात कर रहे हैं कि भाई सिर्फ ±2-3% जिधर भी स्विंग हो गया वहां बड़ा अंतर हो सकता है। इन 53 सीटों की अगर हम बात करें, ये खेल बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती हैं। हाई वोटर टर्नआउट, इन 53 सीटों की भी अगर बात करें तो यहां पर जो वोटर टर्नआउट है पिछली बार की तुलना में एक अच्छा खासा गेन है। तुषार तो ±3%, 4% के स्विंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वोटर टर्नआउट है कुछ कुछ सीटों पे तो 12, 15, 20% भी वोटर टर्नआउट ज्यादा हमें दिखा है। भवानीपुर भी उसका एक एग्जाम्पल है। तो क्या हाई वोटर टर्नआउट भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर लेकर आ सकता है इन 53 सीटों की अगर मैं बात करूं तो? हाई वोटर टर्नआउट का आज की तारीख में सीधा मतलब है कि वो मतलब नाराजगी कह लें या कहें कि उसको ये अब लग रहा है कि नहीं, अब बात नहीं बनेगी। इसको आप समझिए, बंगाल के लोगों से आप बात करिए तो वो कहते हैं कि नहीं, अब बहुत मामला हाथ से निकल रहा है। ये जो 10 से 12% हाई वोटर टर्नआउट है, ये किसी भी स्थिति में सत्ता के साथ वाला नहीं। और इसको आप यूं भी समझिए कि कम से कम 3 से 5% मतदाता जो फर्जी वाला वोट पड़ता था, और मैं बार बार ये कह रहा हूं, बंगाल के संदर्भ में देश को ये सुनना चाहिए बार बार, 3 से 5% वो कर दीजिए तो 10 से 12 नहीं, उसको आप 15 से 18% समझिए। और 15 से 18% एक्स्ट्रा वोट जिन सीटों पर पड़ रहा है, उसका सीधा सा मतलब होगा कि वो
दूसरी तरफ जा रही, यानी अभी के संदर्भ में बात करें तो तृणमूल से भाजपा की तरफ जा रही। इसमें एक चीज, एक आंकड़ा शायद और हम जोड़ पाए, या होता अगर तुषार के पास है, सज्जन जी के पास है तो वो बताएं। 16 से 21 में इन सीटों पर जितनी बढ़त हुई है और हाई वोटर टर्नआउट जितना, अगर उसको मिलाकर देख ले तो शायद ज्यादा और अच्छे से स्थिति समझ में आएगी। यानी 16 से 21 में बीजेपी कितना बढ़ने में कामयाब रही मत प्रतिशत के तौर पर, भले वो चुनाव हारती रही, लेकिन जो उसके पास बढ़े हुए वोट थे वो कितने थे, और जो हाई वोटर टर्नआउट है, तब हम देखेंगे, तब असली स्थिति सामने आएगी कि तृणमूल कांग्रेस के पास अब वहां कुछ बचा है या फिर वो सारी बढ़त गंवा चुकी है। मुझे लगता है कि उस आंकड़े के आने के बाद देखेंगे तृणमूल कांग्रेस वो वाली बढ़त गंवा चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के पाले में वो सीटें जाती हुई आसानी से दिख रही है। ठीक है तुषार, अगर आपके पास वो डेटा होगा तो मैं आपको थोड़ा वक्त देती हूँ, अगर वो हम एनालाइज कर सकें। हालांकि इतनी जल्दी तमाम सीटों का डेटा लाना, एक मोटा मोटी अगर पिक्चर हो तो आप साझा करें हर्षवर्धन जी से। इस बीच में सज्जन जी से थोड़ी बात कर लेती हूँ। सज्जन जी, ये 10 सीटें आपके स्क्रीन पर रखी हैं, जिसमें हमने मेमारी, पूर्वस्थली उत्तर, कटवा, गलसी, कूच बिहार दक्षिण, राजगंज, माल, कुशामंडी, तामलुक और पंसकुरा पुरबा रखा है हमने, ये सीटें रखी हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहाँ पर अचानक से जो ड्रॉप हो वो टीएमसी के लिए -5%, -10% हो या -15%, जैसे कि हमने पिछली सीटों पर देखा था। तो यहाँ पर भी आपको लगता है कि बीजेपी के लिए कुछ प्रोस्पेक्ट्स इन सीटों पर भी निकालना मुश्किल होगा? नहीं, बिल्कुल प्रोस्पेक्ट है, चूंकि देखिए ये जो सीटें हैं ये हुगली, पूर्व वर्धमान और कूच बिहार दक्षिण, तो कूच बिहार की सीटें हैं। तो हुगली और पूर्व वर्धमान के, हुगली में तो थोड़ा बहुत वो हिंदू मुस्लिम इशू पहले से रहा है, लेकिन जो पूर्व वर्धमान वगैरह में आप देखें जो टीएमसी के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में वोटों का जो रुझान है, उसका पहला जो कारण है, बहुत सारे कारण होते हैं रुझान के, हिंदू और मुस्लिम तो हमने देखा कि अंत में वो एक तरीके से दिखने लगा, लेकिन बहुत बार वर्धमान वगैरह में इसका मूल कारण जो है वो आर्थिक कारण है, जो वहां पे एक डिसअपॉइंटमेंट है टीएमसी के साथ, तो वो एंटी टीएमसी सेंटीमेंट था। ये वो जगह है जहां पे बीजेपी की संगठन बहुत कमजोर है, चाहे हुगली हो चाहे आपका पूर्व वर्धमान हो। बावजूद इसके मैं बता रहा हूं कि ग्राउंड पे डेटा के हिसाब से देखें तो ये बहुत सारी कूच बिहार दक्षिण वगैरह फंसी हुई सीटें हों, लेकिन ज्यादातर सीटें जो ऐसी लगती हैं कि जिस तरह का हिंदू और मुस्लिम की रुझान की बात हम कर रहे हैं, चाहे उसमें सारे एसआईआर और जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि वहां पे जो साइंटिफिक रिगिंग सीपीएम के समय से चलती है वो दो तरीके की होती है कि एक तो आपने एक्चुअल वोटर को रोक दिया, दूसरा जो बोगस वोटर है जिसको एसआईआर ने हटा दिया, एब्सेंट वोटर, डेड वोटर एटसेट्रा, उसको भी आप 1 से 3 के बीच में दोपहर के समय में लोग उसको रूलिंग पार्टी के पक्ष में करते थे। लेकिन बावजूद इसके जो ग्राउंड रिपोर्ट है, अब जैसे कटवा की सीट है वहां पे तो 20-22% ही मुस्लिम है, तो कायदे से तो आना चाहिए, लेकिन ग्राउंड पे जब आप पूछिएगा तो जो बीजेपी के पक्ष के भी लोग हैं वो कहते हैं कि वहां पे प्रत्याशी की वजह से, किसी वजह से तृणमूल निकाल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि डेटा सेंट्रिक एनालिसिस बिल्कुल हमें एक लार्जर पिक्चर सही दे रहा है, लेकिन उसमें ग्राउंड पे हमने अभी भी कहा कि जो भी माहौल बीजेपी का बना है वो पिछले 2 महीने में बना है, जब अमित शाह गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, अनप्रेसिडेंटेड, जिसके बिना बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकता था। नहीं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आप जाते तो वहां पे एंटी टीएमसी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन बहुत खतरनाक थी लोगों में, इंटेंस थी पहले से ज्यादा, लेकिन बीजेपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि उसमें बीजेपी की जो प्रदेश इकाई थी या जो भी लोग उसको देख रहे थे उनको लेके ऐसा लोगों को लग रहा था कि इन्होंने अबेंडन कर दिया है। तो ये जो मोमेंटम है, जो हम कहते हैं ना कि ओपीडी मोमेंट, ओपीडी वाले फेज में आपने बिल्कुल पेशेंट को छोड़ दिया, अपने वोटर्स को, अब आप आईसीयू फेज में आके पूरी की पूरी हाई वोल्टेज एफर्ट लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही अप्रत्याशित माहौल बदला है। और इसमें यह भी है कि जो एंटी टीएमसी सेंटिमेंट था जब वो बीजेपी की तरफ जा रहा है, तो यह भी ध्यान में रखें कि ये सारी चीजें आपके सुरक्षा के इंतजाम और लोगों के एंटी इनकम्बेंसी वाली सेंटिमेंट से हो रहा है। अब इसमें सीपीएम के, सॉरी, टीएमसी के सांगठनिक और पहले से जो उनका मौजूद है एक तंत्र, सिस्टम जो है, उसको बिल्कुल डिस्काउंट कर देना हमें लगता है इसमें थोड़ा कॉशन करनी चाहिए। तो मैक्रो पिक्चर बिल्कुल सही है। एक और बात बता दूं कि 24 का जब या 21 का रेफरेंस लेते हैं, जैसे भवानीपुर की बात चल रही है कि 55,000 से लीड 24 में 8,000 की हो गई,
एक इसमें क्वेश्चन ये लेना चाहिए कि ममता बनर्जी चाहे 2011 का चुनाव हो या 2021 का चुनाव हो, भवानीपुर वो बाई इलेक्शन में लड़ी हैं, मतलब टीएमसी की प्रचंड बहुमत से जीत हो गई, उसके बाद वो वहां पे लड़ी। तो आपको भी पता है जब जीत हो जाए और फिर आप बाई इलेक्शन करते हैं तो स्वीपिंग मेजॉरिटी से आप जीतते हैं। 2016 में जब वो वहां पे एक्चुअली लड़ी और जीती प्रियरंजन दास मुंशी की पत्नी दीपा दास मुंशी के खिलाफ, तो उनका मार्जिन 24-25 हजार ही था। यानी आप तो कुछ इशारा ऐसा कर रहे हैं कि भवानीपुर भी हार सकते हैं सज्जन जी भी है। आप तो फिर वो वाला इशारा कर रहे हैं फिर से कि भवानीपुर भी हार सकती है। नहीं बिल्कुल नहीं, हमने कहा कि ये एक सेकंड, नहीं, हमने कहा कि ये जो दिख रहा है कि बीजेपी टीएमसी की लीड 55 से घट के 8,000 पे रह गई, मेरा उस पे क्वेश्चन ये है कि उसको 55,000 तो ऑलरेडी इन्फ्लेटेड था क्योंकि वो बाई इलेक्शन का रिजल्ट था। चुनाव के बाद कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़े जिसको वो जीत चुका है प्रदेश में। ठीक है, तो ये दो खबरें निकल कर आई हैं, दो बातें, पॉइंट जिसमें मैं तुषार से बात करूंगी। लार्जर पिक्चर सही है, बिल्कुल ठीक है। तो मैक्रो लेवल पे अगर इसको इंटरप्रेट करें, तुषार मैं आपके पास आऊंगी, छोटे से ब्रेक लेने की जरूरत है और ये दो सवाल ही लेकर मैं आपके पास आऊंगी जो यहाँ पर सज्जन जी ने उठाए हैं कि भाई जब +-2-3% का स्विंग करना है तो संगठन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और वो संगठन, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस रीजन में जिसमें हम बात कर रहे हैं, दक्षिण 24 परगना की बात हो, कोलकाता की बात हो, हावड़ा हुगली की बात हो, तो वहां पर दीदी का संगठन लेफ्ट के जमाने से मजबूत है। तो वहां पर क्या बीजेपी के लिए वो स्विंग अपने पक्ष में करना इतना आसान हो सकता है, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है? और जो दूसरी बात भी कही है उसका भी जवाब लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। 20 सीटों का एनालिसिस हमने कर लिया, उन 53 सीटों में से जो बीजेपी के लिए क्रैक करना बेहद जरूरी है अगर उससे अपनी जीत सुनिश्चित करनी है। यानी गाड़ी 120 तक तो जा सकती है लेकिन 120 से मैजिक फिगर तक पहुंचानी है तो इन 53 सीटों में से 60% से पास होना बेहद जरूरी। और तुषार, आप अपना व्यू पॉइंट रखना चाह रहे थे सज्जन के उस सवाल पर कि भाई यहां पर 50% से पास होना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो पिछली 10 सीटें हमने बताई, क्योंकि 2-3% वोट स्विंग कराना बिना संगठन के थोड़ा मुश्किल काम होता है। नहीं, बिल्कुल। उनसे पहले वो उन्होंने भवानीपुर की बात करी, जो बाईपोल की वो बात कर रहे हैं, वहां तो डिफरेंस 50 परसेंटेज पॉइंट का था टीएमसी और भाजपा का। मैं बात कर रहा था 2021 में जब पूरे राज्य के साथ इलेक्शन हुआ था तब 22 परसेंटेज पॉइंट का था। वो शायद बाईपोल की बात कर रहे थे, वहां तो और ज्यादा था, 50 परसेंटेज पॉइंट था। तो 22 परसेंटेज पॉइंट से 6 परसेंटेज पॉइंट। दूसरी चीज देखिए, कल का जो इलेक्शन है वहां का गणित बहुत साफ है। अगर आप नॉर्थ 24 परगनास देखें, हावड़ा हुगली कलकत्ता देखें, यहाँ पर जैसे भाजपा को कुछ खास मिला नहीं था पिछली बार, पर आपके गेंस यहीं से आएंगे। ये किला जो भाजपा बना रही है कि जहां आपको नॉर्थ बंगाल से कुछ चाहिए, प्रेसिडेंसी से कुछ चाहिए, बीच में सेंट्रल बंगाल से भी आपको कुछ लेना पड़ेगा, आप उम्मीद करेंगे कि साउथ 24 जैसे एरिया से भी शायद आपको 2 या 3 सीटें मिले, तो हर जगह से आपको कुछ कुछ उठाना बहुत जरूरी है और उसी हिसाब से इन 5 सीटों का आना जरूरी है और वही कन्वर्जन मुझे जो दिख रहा है वो संभव है। अब संगठन की जहां तक बात आती है, बिल्कुल सही, टीएमसी का संगठन बहुत स्ट्रांग है। कोई भी पार्टी जब 3 टर्म्स राज्य में रही, उनका संगठन जरूरी होता है। पर 2024 में भाजपा का संगठन महाराष्ट्र में भी अच्छा था, यूपी में भी अच्छा था, हरियाणा में भी अच्छा था। तो जब अपसेट होना होता है, संगठन की ताकत एक सेकेंडरी फैक्टर हो जाती है, लोगों का रुझान किस तरफ है वो प्राइमरी फैक्टर हो जाता है। चलिए, तो ये जनता वर्सेस ममता का चुनाव है क्या वाकई में, और इसीलिए बीजेपी का संगठन जो है उसकी कमी वो जनता का गुस्सा भरपाई करेगा। अब तक हमने 20 सीटें डिस्कस कर ली, आगे बात करते हैं राजगंज, माल, कुशामंडी, तामलुक और पंचकुरा पूर्वा सीट की। और यहां पर हम अगेन यही कह रहे हैं कि 2 फैक्टर्स के बीजेपी लगातार इन रीजन में इनरोड्स बनाती रही, गेन करती रही। 2021 में भी परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा अंतर जो है बीजेपी का और टीएमसी का आपको नहीं नजर आएगा। मैक्सिमम सीटों पे 5 से 10% का होगा। फिर अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा लीड्स को कन्वर्ट करें तो इन सीटों पर जो टीएमसी के लिए एक नेगेटिव डाउनफॉल शुरू हो रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए एक अपवर्ड ट्रेंड है मोस्ट ऑफ द सीटों पे अगर हम बात करें। और फिर एसआईआर का जो फैक्टर है उसको भी आप फैक्टर इन कर लीजिए कि एसआईआर में जो नाम कटे हैं, हार जीत का मार्जिन जो है वो काफी क्लोज है। तो ये +1 अगर हम कहें डेटा के लिहाज से, ग्राउंड का सेंटिमेंट अलग होता है, डेटा के लिहाज से बीजेपी के लिए थोड़ा यहां पर इन सीटों को अगर वो क्रैक करे तो उसके लिए 148 का मैजिकल नंबर अचीवेबल हो सकता है।